नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं निपुण आलम बैन डायलॉग मंच में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप जानते हैं डायलॉग मंच यूथ के लिए कार्य करता है, जिसमें सही डायरेक्शन और मोटिवेशन देना हमारा ऑब्जेक्टिव है। उसी श्रृंखला में आज हमारे साथ जुड़े हैं विपिन पटेल जी। विपिन पटेल जी ने 2019 की जो सीजीपीएससी की परीक्षा थी, जिसका परिणाम अभी सितंबर 2021 में आया है, उसमें 59 रैंक प्राप्त कर नायब तहसीलदार के पद को अपने लिए हासिल किया है, उस पर सुशोभित हुए हैं, उसको उन्होंने प्राप्त किया है। तो विपिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले डायलॉग मंच के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर, मुझे मौका देने के लिए। विपिन जी, पहला प्रश्न आपसे यही हमारा रहेगा कि जो आपकी पूरी जर्नी रही सिविल सेवा परीक्षा की, क्योंकि मैं देख रहा था कि पहले भी आपने परीक्षाएं दी, पहले भी आपकी रैंक आई है। पहले रैंक आपकी कम थी, मतलब काफी पीछे में रैंक थी। इस बार आपकी 59 नायब तहसीलदार पद मिला है। आगे भी जर्नी रहेगी, आगे भी आपका ऑब्जेक्टिव होगा कि आपको प्रॉपर डीसी मिले। हम उसके लिए भी आपको शुभकामनाएं देते हैं डायलॉग मंच की ओर से कि आपको मिले, डीसी मिले। तो थोड़ा इस जर्नी के बारे में बताइए हल्का सा, और अपनी थोड़ी सी एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में। सर, मैंने 10th और 12th का एग्जाम सरस्वती शिशु मंदिर बिश्रामपुर से कंप्लीट किया है, जो मेरा होम टाउन है। और उसके बाद मैंने बी मैकेनिकल में रुकटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भिलाई से किया है। 2013 में मैंने बी कंप्लीट किया था। उसके बाद मैं 3 साल तक गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा था सर जी। और फिर जब मेरे लाइफ में एक इंसिडेंट ऐसा आया था, जब मैं सिविल सेवा की ओर आया जी। मैं घर में था अपने, और विश्रामपुर एक कोल इंडिया के अंतर्गत क्षेत्र है जी। तो मेरे फादर टीचर हैं। ओके। तो गेस्ट हाउस में, विश्रामपुर के गेस्ट हाउस में नायब तहसीलदार सर आए थे विश्रामपुर के। ओके। और पापा और उनके जो कलीग थे वो उनका काफी रेस्पेक्ट कर रहे थे। तो तब से मुझे लगा कि मुझे भी सिविल सेवा की तरफ जाना चाहिए। ओके। तो परिवार में तो 2017 उससे आप जुड़े। बिल्कुल। जी सर, तो 2017 जून से सर मैं तैयारी कर रहा हूँ सर सीजीपीएससी की, और लगातार मैं प्री मेंस इंटरव्यू तक पहुंच रहा हूँ सर। ओके। अभी मैं देख रहा था, आपकी रैंक भी देख रहा था। 2017 में आपने 399 रैंक आपको मिली थी। 2018 में आपका 372 रैंक मिली थी। इस बार 59 रैंक आई। काफी लंबा जंप किया आपने बहुत जल्दी। इस बार तो 2019 में तो आपने एकदम करीब 300 अंक, मान लीजिए 300 रैंक को आपने पर जंप किया। तो ये जंप करने की भी जो एकदम क्या स्ट्रेटजी रही कि इतना बड़ा आपने जंप किया, इसका भी थोड़ा बताइए। सर, 2017 का जो मैंने मेंस दिया था पहली बार, वो जी। उस मेंस में मेरी सिलेबस पूरी कंप्लीट नहीं थी। ओके। तो मुझे लगता है उसमें कमी रह गई थी, और इंटरव्यू में मुझे 66 नंबर मिले थे। तो मेरी रैंक काफी पीछे चली गई थी 2017 में। 18 में भी ऐसे ही हुआ, सिलेबस चेंज हुआ था। उस टाइम पेपर 7 ऐड हुआ था, दर्शन शास्त्र का नया सिलेबस था, इंडियन भूगोल ऐड हुआ था। जी। और फिर इंटरव्यू में फिर से मुझे नंबर कम मिले, 65 नंबर मुझे प्राप्त हुए थे 2018 के इंटरव्यू में। इसलिए मेरी रैंक फिर से 372 गई थी। और फिर मैंने सर आरटीआई कॉपी निकलवाया 2018 का, मेरा बेस कॉपी था। मैंने उसका अवलोकन किया तो मुझे पता चला कि मेरी लेखन शैली बढ़िया है, बट मैं स्पीड मेरी कम पड़ रही थी। तो मैंने स्पीड पे वर्क किया है और कुछ प्रेजेंटेशन पे वर्क किया, तो मुझे सर अच्छा परिणाम मिला है इस बार। बिल्कुल, बहुत अच्छे। तो आपने कहा कि जो पहली आपकी कमियां कुछ रह गई थी, उन कमियों को आपने देखा, बल्कि आपने बकायदा रिसर्च किया। आपने आरटीआई से अपनी कॉपियां भी निकलवाई कि भाई देखा जाए, कहते हैं ना कि असफलता की चुनौती स्वीकार करो और कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। तो आपने उसमें पूरा अच्छे से एनालिसिस किया, आरटीआई निकाल के भी देखा। तो ये बड़ी अच्छी बात है, आपने इसको किया। इस पूरी जर्नी के दौरान, अगर हम इस जर्नी के दौरान बात करें, तो आपके सामने आपको क्या लगता है कि मेरा सबसे बड़ा चैलेंज ये था? जैसा आपने कहा जून 2017, और अभी हम बात करें 2021 खत्म होने वाला है, अक्टूबर स्टार्ट हो गया है, अक्टूबर है। जी सर। तो करीब 4-5 साल हो गए इस तैयारी से आपको जुड़े हुए, इस प्रेक्षण से जुड़े हुए। तो क्या आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगा इस पूरी तैयारी के दौरान? सर, मुझे चैलेंज बस यही लगता था कि मैं असफल हो रहा था 2 बार से। तो मेरे अंदर भी नेगेटिविटी आ रही थी कि सर उम्र बढ़ रहा है, जैसे मेरा अभी वर्तमान उम्र 29 साल है। तो सर मुझे ये डर लग रहा था कि मैं सफल हो पाऊंगा कि नहीं। बट इस बीच में गवर्नमेंट जॉब भी छोड़ा हूँ, तो मैं एक व्यापक का जॉब लगा था और एक पोस्ट मास्टर का जॉब लगा था। तो मैंने दोनों को छोड़ा, और फादर मेरे बहुत सपोर्ट किए मुझे उस टाइम। मैंने उन्हें बताया कि अगर मैं गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करता हूँ छोटा, तो मेरे प्रिपरेशन पे इफेक्ट करेगा ये, क्योंकि मैं सेलेक्ट नहीं हुआ हूँ अभी तक बड़े जॉब।
उन्होंने बोला बिल्कुल, अगर आपको लगता है कि आप तैयारी करते हुए ही अच्छा कर पाएंगे तो आप तैयारी कंटिन्यू रखिए। उन्होंने फिर सर तैयारी कंटिन्यू रखा और ये सफलता प्राप्त किया सर। बहुत अच्छा। देखिए दोस्तों, एक बड़ा अच्छा मैसेज दिया कि गार्जियन का सपोर्ट यानी बड़ों का सपोर्ट होना ही चाहिए, और विपिन जी सौभाग्यशाली रहे इस मैटर में कि पिताजी का पूरा सपोर्ट मिला। नहीं तो कई बार देखा जाता है कि जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से होते हैं वहां पर अगर कोई छोड़ी जॉब नहीं, छोड़ना नहीं, अगर उन्हें जॉब मिल गई छोड़ना। लेकिन विपिन जी इस बारे में बड़े सौभाग्यशाली रहे। विपिन जी थोड़ा सा एक चीज और मुझे बताइए, आप एक्चुअली थोड़ा एक्सप्लेन किया रहता है, आपका माध्यम क्या है, हिंदी माध्यम या अंग्रेजी माध्यम? सर हिंदी माध्यम रहा है सर मेरा। ओके। एक बात और पूछना चाहूंगा, आपको लगता है इस प्रिपरेशन के दौरान माध्यम कोई प्रभाव डालता है, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम? सर मुझे ऐसा नहीं लगता है। इस बार मेरे जो 2-3 सब्जेक्ट नंबर कम हुए हैं, 2018 में उसमें ज्यादा थे मेरे नंबर। जैसे पेपर 1 में मेरे 109 नंबर आए हैं लैंग्वेज वाला पेपर में। पेपर 2 में मेरा 123 है, जो कि लास्ट ईयर से मेरे कम मार्क्स हैं। पेपर 3 में 108 नंबर आया है, जिससे लास्ट ईयर 119 नंबर था उसमें मेरा। तो मुझे लगता है कि माध्यम वजह नहीं है। अगर मेरे नंबर कम हुए हैं तो इसलिए कम हुए हैं उन पेपर्स में 2018 के कंपेरिजन में, क्योंकि मैंने उसमें कम वर्क किया था। और मैंने जो मेरे कम थे नंबर उसमें मैंने वर्क किया, अच्छा नंबर प्राप्त किया है आगे के पेपर 4, 5, 6, 7 में। ओके, चलिए हम इसको बात करें। एक दूसरी बात मैं करूंगा, जैसे आपकी पहले रैंक काफी कम आई, इस बार अच्छी रैंक आई, ठीक है, आपने संघर्ष किया, मेहनत किया, लेकिन कोई खास ऐसी बात जो आपके मन में रही? चलिए फैमिली का आपको सपोर्ट मिला है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कोई ऐसा खास मोमेंट आपकी लाइफ में रहा या कोई ऐसी खास बात दिमाग में रही जिसने आपको लगातार मोटिवेट रखा? ऐसे कोई बात आप शेयर करना चाहेंगे? जी सर, जो आज मैं बना हूँ नायब तहसीलदार, ये मेरी माँ का सपना था कि मैं एक ऑफिसर बनूं। वो आज मेरे मेरे साथ नहीं है सर, लेकिन उनका जो चाहत थी कि मैं एक ऑफिसर बनूं, उसे मैंने पूरा किया सर। और 2019 का जो प्री हुआ था सर, 9 फरवरी को, और उसके बाद कुछ दिनों बाद ही मेरी माँ का देहांत हो गया था सर, 16 फरवरी 2020। तो सर मैं काफी टूट भी गया था उस टाइम। और उसके बाद ही मैंने सर उनका जो विश था उसे पूरा करने के लिए कोशिश किया, मेहनत किया, और आज मैं सब सफल हो पाया हूँ। बिल्कुल। देखिए, आपका माताजी आपके साथ नहीं है, लेकिन आपने उनके सपने को पूरा किया, ये आपकी सच्ची श्रद्धांजलि माताजी के प्रति। और उस अधिकारी को बनने के बाद, जो अधिकारी का सपना माँ का था, उसे पूरा करने के बाद मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आप उनके सपनों में जो बातें थी कि आप अधिकारी बनकर वो कार्य करें जैसा वो चाहती थी, आप वही कार्य करेंगे। आपके भाव इस प्रकार के हैं, और मैं देख भी रहा हूँ कि आप कुछ इमोशनल भी हो गए थे। बिल्कुल जी ये सर। बात होती है। बस ये कि वो जिंदा है आपके मन के अंदर, आपके आत्मा के अंदर, आपकी इच्छाओं, आपके सपने के अंदर, आपने जो पूरा किया, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और डायलॉग मंच आपकी माता जी को नमन करता है कि आपने इतने अच्छे पुत्र को, जो आपके लिए आज भी कार्य कर रहा है, उनको नमन करते हैं। विपिन जी, एक अगला प्रश्न हम आपसे करेंगे, थोड़ा सा सिविल सर्विस की ओर चलते हैं, हम परीक्षा की ओर चलते हैं। आपने प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू, तीनों हम लोग बात करें तो पहले प्री के बारे में, मेंस के बारे में, इंटरव्यू के बारे में। तो प्री पर हम स्टार्ट करते हैं कि प्री को लेकर आपकी स्ट्रेटजी क्या रही, क्योंकि काफी एस्पिरेंट्स का प्री नहीं हो पाता है। तो प्री के लिए आपकी क्या खास स्ट्रेटजी है, उसको बात करें। जैसे सर मैंने प्री के लिए जो घटना चक्र बुक होती है उसे तैयार किया था। इंडियन जीएस मेरा उससे अच्छा हो गया सर। मैंने पहले बार में अच्छे से उसे पढ़ा था 2017 प्रीलिम्स के टाइम की। जी। और छत्तीसगढ़ के लिए मैंने प्रतियोगिता सारांश के बुक का भी उपयोग किया है इंडियन जीएस, छत्तीसगढ़ जीएस में। इससे मुझे बहुत लाभ हुआ सर। और मैं लगातार प्रीलिम्स में जनरल कट ऑफ को भी पार करता रहा 4 साल लगातार। जी जी। और सर प्रीलिम्स के लिए मैं यही बोलना चाहूंगा मेरे व्यूअर्स को कि सर प्रीलिम्स में हमें माइनस मार्किंग से बचना चाहिए। जो आपको आता है उसे ही अटेम्प्ट करना चाहिए और गलतियों से बचना चाहिए। इसके लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आप गलतियां जो एग्जाम हॉल में करने वाले हैं उससे आप पहले सुधार पाएंगे। ओके, चलिए बड़ा अच्छा है कि आप अपनी गलतियों को सुधारते रहिए और ठीक होते रहिए। अभ्यास को लेकर हम टेस्ट सीरीज की बात करें, मॉक टेस्ट की बात करें, प्रैक्टिस की बात करें, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर पढ़ते सभी लोग हैं, बट लिखने की प्रैक्टिस और क्वेश्चन पेपर देखकर सॉल्व कैसे करना है प्रीलिम्स में, मेंस में बहुत मैटर करता है सर। अगर आप कोई अच्छी टेस्ट सीरीज दिलाते हैं और अपना अवलोकन करते रहते हैं कि मुझसे गलती कहाँ पे हो रही है, उसे सुधार कैसे आ सकता है, तब आप सफल हो सकते हैं, जैसे मैं सफल हुआ। बिल्कुल। विपिन जी, आपके सोर्स क्या थे प्री की हम बात करें, जो पूरे सब्जेक्ट्स की हम बात करें, चाहे पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो,
फिर छत्तीसगढ़ को लेकर जो मैटर है, या आपके पूरे सोर्सेज क्या रहे प्री के एग्जाम के लिए? जैसे सर मैंने बताया, प्रतियोगिता सारांश के बुक्स मैंने प्रेफर किए हैं छत्तीसगढ़ जीएस और इंडियन जीएस के लिए। मेंस में जो बुक्स अवेलेबल थे प्रतियोगिता सारांश के, मैंने उन्हें पढ़ा है अच्छे से, और सिलेबस को कंप्लीट करने पर फोकस किया है। पहले सिलेबस कंप्लीट करके उसे बार बार रिवीजन करना चाहिए। और जैसे सर यानी कि मेंस में प्रतियोगिता प्रतियोगिता सारांश तक आपने पूरा फोकस रखा, कोई टेक्स्ट बुक वगैरह आपने कोई नहीं पढ़ी केवल? सर लिए सर मैंने टेक्स्ट बुक, जैसे कि मैंने फड़िया का बुक पढ़ा था संविधान के लिए, और प्रतियोगिता साहित्य की पब्लिकेशन आती है आगरा की, जो पब्लिकेशन है जी जी। मेरे फादर ने मुझे दिलाया था, उसके बुक्स उनके उन्हें अच्छा लगा था, तो उन बुक्स को मैंने, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और संविधान पे उसके बुक पढ़े थे सर, तो मुझे अच्छा लगा था वो। और भूगोल के लिए मैंने सर पेरियार की बुक प्रेफर की थी, इंडियन भूगोल के लिए। जी जी। और सर यानी कि पेपर आपने साइंस कुछ, के लिए मैं, आपने प्री के लिए कुछ टेक्स्ट बुक भी आपने प्रेफर की थी, टेक्स्ट बुक को साथ लेके चले थे। जी चलिए सर, हम थोड़ा सा सर प्री मेंस प्लस की, मेंस का बता रहा हूँ सर ये। हाँ जी हम सर, मेंस का हम प्री थोड़ा प्लस बात मेंस का करें। बता रहा था सर आपको। ओके ओके। तो मेंस के लिए अगर हम सातों पेपर की बात करते हैं, तो सातों पेपर के लिए भी आपने टेक्स्ट बुक को प्रेफर किया? जी सर, जहाँ से मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका था पहले, मैं उसको कंप्लीट किया हूँ, और मैंने भरोसा दिखाया प्रतियोगिता सारांश की बुक के ऊपर, उसे बार बार पढ़ा, जिससे मुझे वो पूरी चीजें याद हो जाए और मैं एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाऊँ। जी जी। जी सर। ओके, तो यानी कि आपने टेक्स्ट बुक को प्रेफर किया। अब टेक्स्ट बुक के बाद अगर हम बात करते हैं, तो क्या आपने मेंस के लिए जो राइटिंग प्रैक्टिस की बात करते हैं, तो आपने जी टेस्ट सर। दिए या सेल्फ आपने प्रैक्टिस किया, प्रीवियस क्वेश्चन आपने किए, उसके लिए थोड़ा बताइए कि राइटिंग स्किल को आपने कैसे डेवलप किया अपना? सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो बहुत मैटर करते हैं सर, इससे पता चलता है कौन से सेक्शन से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जी जी। और मैंने ट्यूटोरियल ट्यूटोरियल्स का टेस्ट ज्वाइन किया था, ओके। जिससे मुझे अपनी गलती सुधारने में मदद मिली सर। जी जी। अच्छा, यानी कि आपने टेस्ट भी ज्वाइन किया और आपने राइटिंग प्रैक्टिस भी की, जी सर। उससे आपने अपना आपको अच्छे जी से सर। किया। जी देखिए, हम सभी एस्पिरेंट्स को देख रहे हैं कि सभी ने भाई आपका टेक्स्ट बुक को भी पढ़ा है और टेस्ट सीरीज भी सबने दी है। तो दोस्तों एक क्लियर कट मैसेज है, विपिन जी ने बहुत ही कम शब्दों में कहा कि टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन की, मैंने खूब प्रैक्टिस की। और प्रैक्टिस ही क्या करती है, किसी भी व्यक्ति को क्या बनाती है, उसको एकदम निखार देती है ना, प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाती है। तो विपिन ने वही कार्य किया। विपिन जी, और हमें सर, एक बात ये, जी प्लीज बोलिए। सर मेरी लेखन शैली सुधारने में सर रमेश चंद्र देवांगन सर का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने जी, मेरी राइटिंग को भी सुधारा, और मुझे कैसे अच्छा उत्तर लिखना चाहिए कम शब्दों में उससे समझाया स्कूल में बार बार। बहुत बहुत अच्छे। यानी कि आपके टीचर ने भी आपकी पूरी मदद की कि कैसे लिखना, क्या नहीं करना चाहिए, वो आपकी पूरी हेल्प की। विपिन जी, मैं एक प्रश्न ये भी करना आपसे चाहूंगा कि जैसे हम लोग देखते हैं कि जो पूरी स्ट्रेटजी आपकी होती है, और कई बार तनाव भी होता है पूरी स्ट्रेटजी के बाद भी आप पढ़ाई करते हैं, तो तनाव जैसे स्ट्रेस हो गया, मतलब पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, कई बार माइंड क्या करता है कि अब और नहीं, अब इसको क्या करना है, छोड़ दो भैया, किताब को तुम ले जाओ। तो कुछ इस तरह का स्ट्रेसिव मूवमेंट आपके साथ भी आया होगा, तो उसको आपने कैसे रिलीज किया आया होगा? सर, मैं जैसे कि थोड़ा एंजॉय करने में बिलीव करता हूँ। अगर आप पढ़ाई से बोर हो रहे हैं तो आप थोड़ा घूम आइए। और विस्लिंग मेरी शौक है, विस्लिंग मैं करता हूँ गानों के ऊपर, तो मैं गानों के ऊपर सीटी बजाता था, और अपने फैमिली से बात करता हूँ, दोस्तों से बात करता हूँ, उनके साथ घूमता हूँ। इससे तो इससे मुझे सर रिलीफ मिलता है, और मेरा उस्ताद कम हो जाता है पढ़ाई से जो उत्पन्न होता है। ओके, यानी कि आप थोड़ा घूमना फिरना भी करते हैं, म्यूजिक वगैरह भी जी सुनते सर। हैं, क्योंकि कई एस्पिरेंट ये भी कहते हैं कि आइसोलेट कर लेते हैं कि हम किसी से नहीं मिलेंगे, कमरे में पैक कर लेते हैं, आपने जी ऐसा सर। नहीं किया। बड़ा अच्छा है कि वी आर ए सोशल एनिमल, हम लोगों से मिले जुले, खाए पिए, गाना जी वाना सर। गाएं, और उसको हम लोग पढ़ाई जी करें, सर। बड़ा अच्छा आपने जी किया सर। स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए। विपिन जी, थोड़ा सा हम लोग बात करें कि जैसे बहुत सिंपल सा प्रश्न है, बहुत जनरल सा प्रश्न है, हालांकि कई बार की बड़ा हल्का सा आपने पूछा। आपका जो पढ़ने का जो समय होता है, कितने घंटे आप पढ़ते थे? मान लिया हम लोग 5-6 घंटे, 7 तक, अलग अलग लोगों की अलग अलग स्ट्रेटजी, अलग जी स्ट्रेटजी। सर। तो जी आपकी सर। क्या स्ट्रेटजी रही, कितने घंटे आप पढ़ते थे, कब पढ़ते थे, सुबह शाम, क्या आप पढ़ते थे, थोड़ा बताइए इस बारे में। सर मैं ज्यादा रात को पढ़ाई करना प्रेफर करता हूँ सर, क्योंकि सब जी, कुछ शांत लगता है, मुझे शांति की अनुभव होती है रात को, तो मैं रात को ही बिल्कुल। पढ़ता हूँ। और एग्जाम टाइम में ज्यादा पढ़ता हूँ, जैसे कि एग्जाम के 1 महीने पहले, 2 महीने पहले 8 घंटे 10 घंटे पढ़ता हूँ। ऐसे जी, नॉर्मल समय, जैसे भी मेंस हो गया, खाली टाइम है, तो उस टाइम मेरा उतना पढ़ाई नहीं हो पाता था, 2 घंटे 3 घंटे नॉर्मल पढ़ाई। और ओके। जैसे नॉर्मल समय चल रहा है, एग्जाम के टाइम नहीं है अभी, तो मैं जैसे 5 दिन पढ़ता हूँ 2-3 घंटे, और फिर सैटरडे संडे में आप खुद को रिलैक्स करता हूँ सर, कहीं घूम आता हूँ, ऐसा करता हूँ सर मैं।
ओके, यानी कि आप 2 डेज है ना, संडे इज हॉलीडे, फुल एंजॉय करना, और बाकी 5 डेज 6 डेज की आपकी स्ट्रेटेजी रहती है, उसको आप पढ़ना, उसको आपको काम करना। तो ये तो बड़ा अच्छा आपने यानी सब चीजों को मेंटेन करके चलेंगे। अब मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो भी स्टूडेंट तैयारी शुरू कर रहे हैं और या विचार कर रहे हैं, क्योंकि आप तो एक लंबी जर्नी होगी, 3 अटेम्प्ट आप दे चुके, तो आप उनके लिए क्या सुझाव देंगे फ्रेशर के लिए कि उनको अपनी जर्नी यहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए, उनको ये गलती नहीं करनी चाहिए, इसके लिए कुछ सुझाव देना चाहेंगे आप? सर सबसे पहले तो मैं जो फ्रेशर्स हैं एकदम स्टार्ट करने वाले हैं, स्टार्ट किए हैं अभी, उन्हें यही बोलूंगा कि हमको प्री प्लस मेंस का सिलेबस रेडी करना चाहिए। सिर्फ प्री और या सिर्फ मेंस में फोकस करने से दिक्कत हो सकती है। ओके, जो कॉमन सब्जेक्ट दोनों पेपर्स में, दोनों में है एग्जाम्स में, उससे अच्छे से तैयार कीजिए। खासकर इंडियन जीएस जो कि काफी वैल्यू है उसकी मेंस के एग्जाम में, उससे अच्छे से पढ़िए। और नकारात्मक लोगों से दूर रहिए जो आपको डिमोटिवेट करते हैं या फिर गलत ही काम करने के लिए उकसाते हैं, चलो घूम के आते हैं दिन भर, चलो मस्ती करते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहिए। जो आपको पॉजिटिव करें, जो आपको हौसला अफजाई करें, उनके साथ रहना चाहिए हम लोग। तो इससे हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ा रहता है और हम उसमें सकारात्मक एनर्जी भी मिलती रहती है। बहुत बढ़िया। आपका एक बड़ी सी बात कही जाती है ना कि संगत की रंगत, कि आपके अगर आसपास के लोग अच्छे हैं तो फिर आपको क्या एकदम मोटिवेट करते हैं, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, और जो आपको थोड़ा गलत डायरेक्शन में लेके जाते हैं उनसे भी आपको दूर रहना है। यही आपका मंत्र, बिल्कुल फ्रेशर के लिए यही मंत्र है, और पूरी एनर्जी के साथ आप लगिए। विपिन जी, जो एक लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं परीक्षा को पास करने का, पास आउट करने का, लेकिन हो नहीं पा रहा है, उनके लिए भी कुछ सुझाव देना चाहेंगे आप? सर जो पुराने लोग हैं जो मेंस नहीं निकाल पा रहे हैं या फिर प्री नहीं निकल रहा है, उन्हें पहले तो सिलेबस का अच्छे से अवलोकन करना चाहिए। और सिलेबस वाइज अगर मेंस का तैयारी कर रहे हैं तो नोट्स बनाना चाहिए, पूरा सिलेबस उसमें कवर हो खुद के हैंड राइटिंग में जी। और खुद के हैंड राइटिंग में जब हम चीजें लिखते हैं तो उसे पढ़ने के बाद हमें वो चीजें याद भी आती हैं एग्जाम के टाइम। जब उसे 3 बार 4 बार पढ़ लिए तो एग्जाम टाइम जब आंसर लिखते हैं तो उस समय वो पेज याद आ जाता है कि कहाँ पे लिखा हुआ था वो आंसर, ऊपर में नीचे में कॉपी के, है ना। बिल्कुल। तो सर खुद का नोट सिलेबस वाइज कंप्लीट होना चाहिए। और खुद का नोट्स होना चाहिए हैंड रिटन, और उसको पढ़ना चाहिए बार बार सिलेबस वाइज। और फिर शॉर्ट नोट्स हमें बनाना चाहिए क्योंकि एग्जाम के बीच जो टाइम होता है बहुत कम होता है। 4 दिन में 7 एग्जाम होते हैं, क्योंकि हम लोग पूरा कॉपी रिवीजन नहीं कर सकते उस समय में। तो शॉर्ट नोट्स अगर हमारे पास होगा तो उसे हम देख सकते हैं 2 घंटे के बीच में। ओके, देखिए दोस्तों, एक बड़ी बात है, हम जितने भी इंटरव्यू ले रहे हैं, आप देखे हुए होंगे, सभी जितने भी चयनित है सब लोग क्या बोल रहे हैं, यही बात बोल रहे हैं कि आपके नोट्स होने चाहिए, अपने हाथ के होने चाहिए, शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी रहे। करीब 30 सब्जेक्ट हो जाते हैं, तो उन 3 सब्जेक्ट को हम बात करते हैं तो आपको अपने नोट्स बनाने चाहिए। विपिन जी, आपने जब नोट्स अपने बनाए तो आपने पहले रीडिंग के बाद नोट्स बनाए या 1-2 बार रीडिंग करने के बाद आपने नोट्स कब बनाए, कैसे बनाए, थोड़ा सा इस बारे में बताएंगे? जैसे सर 2017 और 18 में मेरे नोट्स कंप्लीट नहीं थे और सिलेबस भी चेंज हुआ 18 में, तो इस टाइम मेरे नोट्स कंप्लीट नहीं थे। बट जो भी नोट्स कंप्लीट थे वो देवांगन सर की गाइडेंस से मैंने कंप्लीट किया था। उन्हें दिखाया था कि मैं ऐसे नोट्स बना रहा हूँ, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बोला अच्छा लिखते हो आप, अच्छा कर रहे हो, कंटिन्यू रखो। तो उन्होंने सपोर्ट किया और फिर मैं 2019 में अच्छे नोट्स बनाया। कोरोना टाइम में मैं और मेहनत किया अपने वर्क पे, मतलब लिखने पे, तो सर मैं और अच्छे नोट्स बना पाया और सिलेबस वाइज मेरे नोट्स कंप्लीट हुए और उससे मैं पढ़ के सर अच्छा कर पाया हूँ। यानी कि आपने नोट्स को 2-2 बार बनाए, एक बार पहले बनाए थे उतने अच्छे नहीं बने, तो आपने दोबारा अच्छे से बनाया और आपने एक नायब तहसीलदार का पद अपने लिए हासिल किए। देखिए दोस्तों, कहा जाता है ना कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत तो करनी पड़ती है, और आपके सामने एग्जाम्पल है कि 2-2 बार नोट्स बनाए हैं, और 2-2 बार नोट्स बनाना, हाथ को खींचना, ये आसान बात नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए प्रेरणा की बात है, विपिन जी ने एकदम बहुत मेहनत की और अच्छे से अपने आपको स्टेब्लिश किया। विपिन जी, अंतिम प्रश्न ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, कुछ कहना चाहेंगे सभी एस्पिरेंट्स के लिए, कोई मैसेज आपकी तरफ से जो सभी को एक एनर्जी दे, मोटिवेशन दे, कुछ कहना चाहेंगे? सर जैसे कि मैं 2 बार असफल हुआ तो मुझे लगता था कि मेरा लक फैक्टर काम नहीं करता है। जैसे इंटरव्यू में नंबर कम हो रहे थे, मेंस में नंबर कम हो जा रहे थे, तो मुझे एक कोटेशन बार बार याद आता था कि अगर लक का तो मुझे पता नहीं है, बट अगर मैं मेहनत करूंगा तो मुझे अवसर जरूर मिलेगा बार बार। जैसे प्री मेंस में दे रहा था, मुझे अवसर मिल रहे थे मेहनत करने की वजह से। तो लक फैक्टर मैं
मानता हूँ काम करेगा, लेकिन आप अगर मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, उसके बाद ही मिलेगा वो। ओके, यानी कि लक फैक्टर तो है, लक तो बाद की बात है, अगर आप परिश्रम ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे मिलेगा। तो बिल्कुल सही बात है, भाग्य के भरोसे बैठकर नहीं बैठना चाहिए। आप कर्म करेंगे तो हो सकता है कर्म में लिखा हो कि आपका भाग्य तभी आपके लिए खुलेगा जब आप कर्म करेंगे। बड़ा अच्छा आपने बोला, बहुत बहुत आभार। और विपिन जी, डायलॉग मंच की ओर से और जितने भी एस्पिरेंट्स आपको देख रहे हैं उन सब की ओर से आपके उज्जवल भविष्य के लिए हम कामना करते हैं और आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आपको उज्जवल भविष्य हो। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।